शक ना करो मेरी हिम्मत और मेहनत पर, मैं टूटे हुए दागों से भी ख्वाब बुन लेता हूँ। हेलो माय डियर स्टूडेंट, आई एम मिस्टर श्याम डार, डायरेक्टर ऑफ एपीएमएस अकेडमी पीपाड़ सिटी। सभी प्रिय विद्यार्थियों को और गुरुजनों को मेरा राम जी राम, जय गौ माता की। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी विद्यार्थी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे और आपकी पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। तो आज हम शुरुआत करते हैं फर्स्ट क्लास की, जो मैंने आपको पिछले वीडियो में कमिटमेंट किया था, तो उसकी आज हम शुरुआत कर रहे हैं। तो देखिएगा, बोर्ड एग्जाम 2025 के अंदर जो आपकी बुक है फ्लेमिंगो के अंदर जो आपका एक सेक्शन है पोएट्री सेक्शन, तो पोएट्री सेक्शन टोटल आपके 12 नंबर का है। कितने नंबर का है? 12। तो मैं आपको डिवाइड करके बता देता हूं कि ये 12 नंबर कैसे डिवाइड है। सबसे पहले एक आपका 5 नंबर का, कितने नंबर का? 5 नंबर का आपका रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट आएगा। क्या आएगा? रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट आएगा विद एक्सप्लेनेशन, वो आपके 5 नंबर का होगा। और बोर्ड परीक्षा के अंदर आपके 2 स्टेंजे अलग अलग पोएमों के दिए हुए होंगे और 2 में से आपको जो स्टेंजा अच्छा लगे उसका रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट लिखना है। एक सवाल, 2 सवाल आएंगे आपके बड़े सवाल, जो आपका यहाँ पे दिया हुआ ना 3 नंबर का सवाल, तो जो आपके 3 नंबर का जो सवाल आएगा उसकी जो वर्ड लिमिट होगी वो 60 वर्ड होगी। कितने वर्ड होगी? 60 वर्ड होगी। और वो आपके 2 क्वेश्चन होंगे और 2 में से आपको एक अटेंड करना है। रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट भी 2 आएंगे, 2 में से एक अटेंड करना है। यू विल अटेंड 1 आउट ऑफ 2। और जो बड़े वाला क्वेश्चन आएगा 60 वर्ष का, वो भी आपके 2 आएंगे और 2 में से आपको एक करना है। इसके बाद में आपके 2-2 नंबर के 2 सवाल आएंगे, वो टोटल कितने हो जाएंगे? 4। यहाँ पे आपका कोई भी ऑप्शनल नहीं होगा, 2 सवाल आएंगे और दोनों आपको करना टोटल 4। तो कितने हो गए? टोटल 12 नंबर। और बोर्ड परीक्षा के अंदर जो अभी बोर्ड का ओलंपिक पेपर जारी हुआ है, तो उसके अकॉर्डिंग बोर्ड परीक्षा के अंदर आपका 13वां जो सवाल आएगा वो आएगा आपका रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट आएगा, जो मैंने यहाँ पे देखो लिखा है एक्सप्लेनेशन विद रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट 1 आउट ऑफ 2। 2 स्टेंजे में से एक स्टेंजे का आपको रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट लिखना है। अब आप कहोगे सर आप बीच में से क्यों करा रहे हो? मैं आपको बोर्ड 2025 के अंदर जो मुझे लग रहा है कि सबसे इंपॉर्टेंट और जो 100% फाइनल है, वो चीजें मैं आपको बिल्कुल पहले ले रहा हूं। और बोर्ड परीक्षा में टोटल आपके 18 क्वेश्चन आएंगे। कितने क्वेश्चन आएंगे? 18। तो मैं बिल्कुल आपको 18 में से 18 क्वेश्चन यहाँ पे यूट्यूब पे कराने वाला हूँ। स्पेशली उन बच्चों तक मेरी बात को आगे जरूर पहुंचाना जिन बच्चों के बिल्कुल भी पूरे सेशन इंग्लिश की फैकल्टी नहीं थी, तो उन ग्रामीण परिवेश के बच्चों की भलाई के लिए मैंने यूट्यूब के ऊपर ये काम किया है, बाकी मेरा ये शौक नहीं है। तो शुरू करते हैं आज सबसे पहले फर्स्ट क्लास को। तो देखिएगा, सबसे पहले जो आपकी पोइम है माय मदर एट 66, जिनकी जो पोएटेस हैं, जो कवयित्री हैं, वो है कमला दास। समझ में आ गया? तो ये पोइम आपकी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, नो डाउट वेरी इंपॉर्टेंट पोइम है। और 99% आपका बोर्ड के अंदर इनमें से रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट आने का चांसेस है। मैं आपको सिर्फ 2 पोइमों का एक्सप्लेनेशन कराऊंगा और 2 में से आपके 5 नंबर फाइनल है। इसी अंदाज के अंदर मैं आपका कंटिन्यू क्वेश्चन लूंगा, कभी 14, 15, 16, 17, 18 जो भी क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट कलेक्शन है, कंप्लीट कंटेंट में आपका यहाँ पे अपलोड करने वाला हूँ। तो सबसे पहले अब विदाउट वेस्टिंग योर टाइम शुरुआत करते हैं। माय मदर एट 66, यानी मेरे माँ की उम्र 67 साल। तो कौन है यहाँ पे माय मदर? कहने का मतलब है कमला दास, ठीक है ना। उन्होंने अपनी माँ का एक बहुत ही मार्मिक चित्रण यहाँ पे किया है। यहाँ पे देखो एट लगा है, कोई भी स्पेसिफिक टाइम होता है, पर्टिकुलराइज्ड टाइम होता है, तो वहां पे प्रीपोजिशन क्या लगता है? एट लगता है। और मैं आप विद्यार्थियों को ये बताना चाहूंगा कि ये जो आपका लिखा है, एक तो अबाउट द पॉइंट और एक लिखा है अबाउट द पॉइंट, तो ये चीजें आपके काम बिल्कुल नहीं आएगी। ज्यादातर आपको तो रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट लिखना है, लेकिन मैं आपको सबसे पहले इनका इंट्रोडक्शन देके ही बताऊंगा ताकि पूरी पोएम आपको अच्छी तरीके से समझ में आए। आपके लिए क्या लर्न करना है? वो स्टेंजे रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट जो आगे नीचे लिखे हुए हैं। तो शुरू करते हैं अबाउट द पॉइंट, कवयित्री के बारे में। तो देखिएगा, कमला दास वाज बोर्न, कमला दास का जन्म हुआ था इन मालाबार, केरला। इन केरला
केरला के अंदर जो मालाबार है, एक जगह का, एक रीजन, एक क्षेत्र का नाम है जो अधिकतर स्पाइसेज और कोकोनट के लिए जाना जाता है। तो यहाँ पे कमला दास का जन्म हुआ था इन 1934 और इसका जन्म कब हुआ था? 1934 में। सी इज रिकॉग्नाइज्ड, उनकी एक पहचान है, उनको एक पहचाना जाता है। वन ऑफ द इंडियाज फॉरमोस्ट पोएट्स, कहने का मतलब है भारत की सर्वोत्तम कवियत्रियों में से एक या भारत के सर्वोत्तम कवियों में से एक। इनका जो नाम है वो सबसे टॉप के अंदर आता है। जो भी भारत के जो श्रेष्ठ या सर्वोत्तम जो भी कवि हुए हैं उनमें से इनका नाम आता है। मैं यहाँ पर एक छोटा सा ग्रामेटिकली कॉन्सेप्ट समझाना चाहूंगा कि यहाँ पे वाक्य के अंदर एक वर्ड आया है आपका वन ऑफ। तो एक कॉन्सेप्ट है कि वन ऑफ के बाद में आने वाली चाहे नाउन हो चाहे प्रोनाउन हो वो ज्यादातर क्या आता है? आपका प्लूरल आता है। तो देखिएगा यहाँ पे देखो ये वन ऑफ आया तो वन ऑफ के बाद में आने वाली नाउन भी आपकी क्या है? प्लूरल है। जैसे वन ऑफ द बॉयज, लड़कों में से एक, वन ऑफ द स्टूडेंट्स, विद्यार्थियों में से एक। तो वन ऑफ के बाद आने वाली जो नाउन या प्रोनाउन होता है वो हमेशा क्या होता है? प्लूरल होता है। एक यहाँ पे देखो और ग्रामेटिकली चीज है, ये जो चिन्ह लगा है यहाँ पे देखो एस, और इस चिन्ह को अपन इंग्लिश में क्या बोलते हैं? एपोस्ट्रोफी। क्या बोलते हैं? एपोस्ट्रोफी। APOSTROPHE। कोई भी आपसे पूछ ले या आपको किताब के अंदर कई जगहों पे इस चिन्ह का मिलेगा। तो इसका हिंदी मीनिंग क्या होता है? का, के, की। जैसे इंडिया फॉरमोस्ट, तो भारत के सर्वोत्तम या प्रसिद्ध कवियों में से एक। तो यहाँ पे इसका ट्रांसलेट क्या निकला? का, के, की। कोई पूछ ले चिन्ह को क्या बोलते हैं? एपोस्ट्रोफिक चिन्ह। आगे बढ़ते हैं। हर वर्ष उनकी रचनाएं, वर्ष का मतलब क्या होता है? रचनाएं, कि उनकी जो रचनाएं हैं, जो उनका लेखन है, आर नॉन, यानी जाना जाता है, फॉर देयर ओरिजिनलिटी, उनकी वास्तविकता के लिए, मौलिकता के लिए। क्योंकि इन्होंने कोई भी चीज का कॉपी पेस्ट नहीं किया, किसी के विचारों को है जो अपने विचार बना के नहीं लिखे, जो लिखा है उन्होंने बिल्कुल सही लिखा है। तो एक चीज यहाँ पे और बताना चाहूंगा, एक वर्ड होता है आपका प्लेजियरिज्म। क्या वर्ड होता है आपका? प्लेजियरिज्म एक वर्ड होता है। तो उसका मतलब क्या होता है? साहित्य चोरी। इसका मीनिंग क्या होता है? किसी के साहित्य की चोरी कर लेना या किसी के लेखन को चुरा लेने को अपन क्या बोला जाता है? प्लेजियरिज्म। क्या बोला जाता है? इसको प्लेजियरिज्म बोला जाता है। तो देखिएगा अपन आगे बढ़ते हैं। तो उसकी जो रचनाएं हैं वो एक तो वास्तविकता के लिए जानी जाती हैं और वर्सेटिलिटी का मतलब होता है बहुमुखी प्रतिभा के लिए जानी जाती है। कहने का मतलब कमला दास बहुत ही टैलेंटेड पोएटेस है, ठीक है ना। तो उन्होंने वर्सेटिलिटी के लिए भी जाना जाता है। उन्होंने साहित्य भी लिखा, स्टोरीज भी लिखी, नॉवेल्स भी लिखे। तो इसीलिए इनका नाम क्या है? वर्सेटाइल। जो ऑलराउंडर होता है उसको हम बोलते हैं वर्सेटाइल। मान लो जैसे कोई बच्चा बच्ची डांस में भी एक्सपर्ट होता है, सिंगिंग में भी एक्सपर्ट होता है, पेंटिंग में भी एक्सपर्ट होता है, पढ़ाई में भी एक्सपर्ट होता है, तो उसको अपन बोलते हैं कि ये तो वर्सेटाइल है, ठीक है ना। बहु प्रतिभा का धनी। तो कवियत्री क्या थी? वर्सेटाइल थी। एंड द इंडिजिनस फ्लेवर, इंडिजिनस का मतलब होता है स्थानीय परिवेश की, फ्लेवर का मतलब होता है सुगंध या खुशबू, और द सॉइल का मतलब क्या होता है? मिट्टी। तो उनका जो लेखन है उस लेखन के अंदर स्थानीय परिवेश की सुगंध या महक आती है, या दूसरी भाषा में अपन कह सकते हैं कि उनका लेखन के अंदर जो अपनी माटी की महक है। कहने का मतलब बिल्कुल इस सरल अंदाज में उन्होंने अपनी बातों को लिखा है। तो इसको बोला जाता है कि उसकी मिट्टी मतलब उस जो स्थानीय मिट्टी की क्या आती है? खुशबू आती है। सी हैज पब्लिश्ड, उन्होंने प्रकाशित किए हैं मैनी नॉवेल्स, बहुत सारे उपन्यास लिखे हैं, स्टोरीज बहुत सारी इन्होंने कहानियां लिखी हैं, एंड पोएम्स बहुत सारी इन्होंने कविताएं लिखी हैं। सी रॉट, उन्होंने लिखा, हर वर्क्स, वर्क्स का मतलब क्या होता है? अपनी रचनाएं, कि उन्होंने जो भी अपनी रचनाएं लिखी हैं अंडर द पेन, पेन नेम का मतलब क्या होता है? सरनेम, उपनाम, ठीक है ना। तो उसने एक उपनाम से अपनी कविताएं लिखी हैं, जो रचनाएं लिखी है, सॉरी, वो एक उपनाम से लिखी है। क्या उपनाम से लिखी है? माधवी कुट्टी उपनाम से उन्होंने अपनी रचनाएं लिखी हैं। हो सकता है कि मतलब स्कूलिंग टाइम के अंदर अपने आइडेंटिटी कार्ड पे, या मान लो जैसे कि रोल नंबर कहीं पे एडमिट कार्ड के रूप में उसका माधवी कुट्टी नाम से कोई नाम था, तो उस नाम से भी उन्होंने खूब सारी रचनाएं लिखी हैं। तो ये था आपका कवियत्री के बारे में। अब अपन पढ़ते हैं कि ये पोएम किसके बारे में है, इस पोएम का मेन सार क्या थी। सुनिएगा बेटा, यदि आपकी परीक्षा में सवाल आ जाता है कि इसका पोएम, इसकी थीम क्या है,
इसकी थीम क्या है, या कह सकते हैं कि इसका सेंट्रल आइडिया क्या है। तो आप ये लाइनें पूरी लिख सकते हो तो आपका स्कोर इसके अंदर आ जाएगा, क्योंकि ये पूरी इसकी समरी लाइन है, ये पूरी समरी लाइन है कि इस पॉइंट के अंदर बताया क्या है, वो चीज यहाँ पे मेंशन की हुई है। तो यदि आपकी परीक्षा में ऐसा सवाल आ जाए कि भाई व्हाट इज द सेंट्रल आइडिया या थीम ऑफ द पोएम माय मदर हैड 66, तो आप ये लाइनें लिख सकते हो। और भी लिखना होता है लेकिन ये आप लिख सकते हो। तो देखिएगा, इन द प्रेजेंट पोएम, इस प्रस्तुत कविता में द पोएट कवयित्री हैड टॉक्ड, वो बातचीत करती हैं अबाउट द नेचुरल प्रोसेस, एक जो स्वाभाविक प्रक्रिया है, एक स्वाभाविक जो क्रिया है ऑफ एजिंग। एजिंग का मतलब होता है बूढ़ा होना या वृद्धावस्था में चले जाना, कि एक बुढ़ापे की जो एक स्वाभाविक प्रक्रिया है, नॉट डाउट, क्योंकि अपन इमॉर्टल नहीं है, हम सब क्या है, मॉर्टल है, नश्वर है, कोई अमर रहने वाला नहीं है। नेचुरल है कि पैसेज ऑफ टाइम अपन की उम्र बढ़ती है। तो बुढ़ापा एक क्या, देखो एजिंग का मतलब क्या होता है, वृद्धावस्था एक क्या है, स्वाभाविक प्रक्रिया है, हर इंसान बुढ़ा होता है। और क्या बताए हैं, थॉट्स ऑफ यूथ, एक युवाओं के विचार टुवर्ड्स देयर पेरेंट्स, अपने माता पिता के प्रति एक युवाओं के क्या विचार होते हैं, एंड द एक्सपेक्टेशन, और क्या आशाएं होती हैं, तो उनका पूरा का पूरा जिक्र है। तो इस पोएम के अंदर क्या गया है कि जो युवा हैं, उन युवाओं को अपने माता पिता से क्या, माता पिता के प्रति उनके ख्याल या विचार होते हैं और क्या वो उनसे आशाएं रखते हैं, तो इसके बारे में भी इस पोएम के अंदर पूरा का पूरा बताया गया है। आगे देखिएगा, शुरू करते हैं पहला स्टेंजा। नो डाउट ये वर्ड की इंपॉर्टेंट पोएम है और 100% फाइनली इसका रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट आने का चांसेस है, क्योंकि इस दुनिया में मां से बढ़कर कोई नहीं है। कहीं पे सुना भी है और पढ़ा भी है आपने कि मां ही मंदिर है, मां ही पूजा, मां के सिवा कोई और ना दूजा। तो इस दुनिया में मां से बढ़कर कोई नहीं है। जो सुकून एक मां के चरणों में मिलता है, वो सुकून आपको कहीं पे नहीं मिलेगा। तो मां, मदर इज ग्रेट। तो नॉट डाउट वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसमें 99 की जरूरत नहीं है, 100% वर्ड की फाइनल पॉइंट में अच्छे से तैयार कर लेना। ईश्वर ने चाहा तो आपके 5 नंबर इसी पॉइंट से तैयार हो जाएंगे। तो शुरू करते हैं हम इसका एक्सप्लेनेशन। तो सबसे पहले देखिएगा स्टेंजा फर्स्ट क्या है, लिखा है ड्राइविंग फ्रॉम माय पेरेंट्स होम टू कोचिन लास्ट फ्राइडे मॉर्निंग। इस पोएम के अंदर मैं आपको एक और चीज बताऊं जो इसके अंदर यूनिक है। क्या है आपकी इसके अंदर एक यूनिक चीज है, वो क्या है, ये यूनिक स्टाइल की पोएम है। कहीं पर भी इस वाक्य के अंदर आपको फुल स्टॉप नहीं मिलेगा, कहीं पर आपको इसके अंदर इंट्रोगेटिव मार्क्स नहीं मिलेगा, साइन नहीं मिलेगा, कहीं पर भी देख लो पूरी पोएम एंड हो जाएगी, लेकिन केवल कोमा से ये पोएम पूरी एंड हो जाती है। तो ये एक अपने आप में यूनिक स्टाइल की पोएम है, जहां कहीं पर भी आपका फुल स्टॉप नहीं है, कहीं पर भी इंट्रोगेटिव चिन्ह नहीं है, कहीं पे एक्सक्लेमेटरी नहीं है, पूरा कोमा से ये पोएम कंप्लीट हो जाती है, बेसिकली एक पैराग्राफ की तरह नॉर्मली। तो शुरू करते हैं। कवयित्री कह रही हैं कि ड्राइविंग फ्रॉम माय पेरेंट्स होम। ड्राइविंग का मतलब होता है गाड़ी चलाते हुए, फ्रॉम का मतलब होता है से, माय पेरेंट्स होम का मतलब होता है मेरे माता पिता के घर से। तो कवयित्री कमला दास कह रही हैं कि मैं मेरे माता पिता के घर से गाड़ी चलाते हुए टू कोचिन, कोचिन क्या है, एयरपोर्ट का नाम है, कोचिन क्या है, एयरपोर्ट का नाम है, कि मैं कोचिन एयरपोर्ट जा रही थी लास्ट फ्राइडे मॉर्निंग, पिछले शुक्रवार की सुबह। तो पूरी लाइन का ट्रांसलेट ये हुआ, कवयित्री कमला दास कह रही हैं कि मैं मेरे माता पिता के घर से गाड़ी चलाते हुए पिछले शुक्रवार की सुबह कहाँ जा रही थी, कोचिन एयरपोर्ट जा रही थी, कोचिन हवाई अड्डे जा रही थी। हो सकता है कि अपने माता पिता के पास आई होगी और वापस उनको कहीं विजिट पे जाना होगा, या हो सकता है अपने ससुराल वापस जा रही होगी। तो कहने का मतलब है कि वो अपने माता पिता के घर से गाड़ी चलाते वापस कोचिन एयरपोर्ट जा रही हैं, जहां से उनको हो सकता है फ्लाइट पकड़नी है। आयशा, मैंने देखा, माय मदर, मेरी मां को। और फिर कवयित्री कह रही है कि मैंने मेरी मां को देखा, बिसाइड मी, जो मेरे पास में बैठी थी। बिसाइड का मतलब क्या होता है, पास में। बिसाइड का मतलब क्या होता है बेटा, पास में या बगल में। क्या होता है, पास में या बगल में, कि जो मेरे पास में बैठी थी या मेरे बगल में बैठी थी, मेरे साइड में बैठी थी,
डोज, डोज का मतलब क्या होता है, जैसे ये वर्ड लिखा है डोज, डोज का बेसिकली मतलब होता है नैप, जबकि लेना, या आप ऐसा भी कह सकते हैं शॉर्ट स्लीप। क्या कह सकते हैं, शॉर्ट स्लीप। कहने का मतलब है वो हल्की सी नींद में सोई हुई थी, या वो झपकियां ले रही थी, ओपन माउथेड, और उसका मुंह कैसा था, बिल्कुल ही खुला था। हर फेस, उनका चेहरा, एसन, एसन का मतलब क्या होता है बेटा, राख के समान, और उनका जो चेहरा था, चेहरे पे रिंकल थे, झुर्रियां पड़ी हुई थी, काफी उम्र के अंदर थी, 60 साल की उम्र में, तो उनका जो चेहरा है वो एशियन, एशियन का मतलब होता है राख के समान दिख रहा था। और कैसी राख, लाइक यानी जैसे, दैट ऑफ ए कॉप्स, कॉप्स का मतलब क्या होता है, डेड बॉडी, कॉप्स का मतलब क्या होता है बेटा, डेड बॉडी, डेड बॉडी का मतलब क्या होता है, लाश। तो कहने का मतलब है कवियत्री के मां का जो चेहरा था, उस चेहरे के अंदर कोई चमक नहीं थी, एकदम फीका पड़ा हुआ था, चेहरे के ऊपर रिंकल्स थे, चूरियां पड़ी हुई थी। तो वो कह रही है कि मां का चेहरा जिस प्रकार एक लाश होती है, जलने के बाद जो पीछे राख कैसे बचती है, तो उसके मां के चेहरा भी किसके समान था, उस लाश की राख के समान। तो यहाँ पर कवियत्री ने तुलना की है। क्या की है, तुलना की है। मैं आपको एक यहाँ पे कॉन्सेप्ट बता देता हूँ इस लाइन के अंदर, कि कहीं पर भी एक वर्ड होता है सिमिली। क्या होता है, सिमिली। कहीं पर भी आप तुलना के लिए एज, लाइक और शो, इन दोनों का प्रयोग करते हुए कहीं भी अपन एक चीज की तुलना दूसरे चीज से करते हैं, तो वहां पे एक सिमिली, सिमिली क्या है, आपका एक पोएटिक डिवाइस है। क्या है, आपका एक पोएटिक डिवाइस है। पोएटिक डिवाइस का मतलब क्या होता है, एक अलंकार है। इसको अपन पोएटिक डिवाइस भी कह सकते हैं या लिटरेरी डिवाइस भी कह सकते हैं। तो जब अपन किसी एक चीज की तुलना किसी दूसरी चीज के साथ करते हैं और उसमें एज, लाइक और शो, इन तीनों वर्डों का प्रयोग कर देते हैं कहीं ना कहीं एक का, तो वहां पे कौन सा अलंकार होता है, सिमिली। कौन सा अलंकार होता है, सिमिली। तो ध्यान रखिएगा यहाँ पे कौन सा अलंकार है, सिमिली, क्योंकि उसने अपने मां के चेहरे की तुलना किससे की है, डेड बॉडी से की है। आगे बढ़ते हैं। एंड और रियलाइज, उन्होंने महसूस किया, विद पेन का मतलब क्या होता है बेटा, दर्द, और उसने बिल्कुल फिजिकली या इमोशनली दर्द महसूस किया अपने मां का ऐसा चेहरा देख के। तो उसने क्या दर्द महसूस किया, उसने दर्द महसूस किया, दैट यानी कि शी वाज एज ओल्ड एज। कहने का मतलब एज ओल्ड एज का मतलब है वो जितनी बुढ़ी होनी थी उतनी बुढ़ी सी लुक्ड, एंड वो दिखती थी। कहने का मतलब वो जितनी बुढ़ी होनी थी उतनी बुढ़ी हो गई थी। वो एज के जो एडवांस लेवल होता है उस उम्र में पहुंच चुकी थी, अपने क्रिटिकल एज के अंदर पहुंच चुकी थी। उसकी जो एज है नजदीक आ चुकी थी, अब वो ज्यादा जीवित रहने वाली नहीं है। तो कवियत्री ने कहा है कि वो जितनी बुढ़ी होनी थी उतनी बुढ़ी हो गई थी, क्योंकि आपने अभी ऊपर पढ़ा था 66 साल। आज हमारी जनरेशन की तो पता नहीं 66 साल की उम्र होगी या नहीं होगी। जिस प्रकार से बाहरी भोजन ले रहे हैं, फास्ट फूड है, जो जंक फूड है, तो मुझे नहीं लगता कि अपनी उम्र इतनी होगी, ठीक है ना। तो वो 66 साल की उम्र लास्ट उनकी उम्र का स्टेज था। आगे देखिएगा, पढ़ते हैं। यह आपका स्टेंजा हो गया। अब इस स्टेंजे का मैं मेरी भाषा के अंदर आपको बता रहा हूं, जो आपकी बोर्ड परीक्षा के अंदर रेफरेंस, कॉन्टेक्स्ट और इसके नीचे आपका लिखा हुआ आएगा एक्सप्लेनेशन। तो ये 5 नंबर का है। कितने नंबर का है, 5। हो सकता है कि 10 नंबर के आपके ये हो जाएंगे और 2 नंबर का क्या हो जाएगा, एक्सप्लेनेशन। तो आप अच्छे से तैयार कर लेना। 2 पॉइंट मैं आपको फाइनल करा रहा हूं और उसमें भी इंपॉर्टेंट स्टेंजा, ठीक है। तो आपके 5 नंबर आपके फाइनल है। तो सबसे पहले देखिएगा रेफरेंस। रेफरेंस के अंदर सिर्फ इतना सा बताना है कि पोएम का नाम और उस पोएम की पोएटेस कौन है या पोएट कौन है, ठीक है ना। पोएम का नाम और उसका जो भी लेखक या लेखिका या कवि या कवियत्री उसका नाम बताना है। तो देखिएगा, दिस ब्यूटीफुल स्टेंजा, ये सुंदर स्टेंजा हैज बीन एक्सपेक्टेड। आप चाहे तो एक्सपेक्टेड लिखो और चाहे आप सीधी भाषा में क्या लिखो, टेकन लिखो। दोनों में से एक लिखना, दोनों मत लिखना। कि ये सुंदर स्टेंजा हैज बीन एक्सपेक्टेड यानी लिया गया है फ्रॉम द पोएम यानी कविता से। और कविता का नाम क्या बेटा, माय मदर एट 66। इस कविता से लिया गया है। कंपोज्ड जो रचित है, यदि आपको कंपोज्ड याद नहीं रहे तो आपको सीधा ऐसा भी लिख सकते हैं रिटन, ये भी गलत नहीं है। तो ये रचित है बाय फेमस इंडियन पोएटेस, एक प्रसिद्ध भारतीय कवयित्री जिसका नाम क्या है, कमला दास।
तो ये एक भारतीय प्रसिद्ध कवयित्री है कमला दास, उसके द्वारा ये क्या है, रचित है। अब सुनिएगा, जो बच्चे बिल्कुल पुअर है, बहुत ही कमजोर है, तो आप सिर्फ इतना लिख देना सीधा सीधा, क्या मैं जो बता रहा हूं देखो, दिस स्टेंजा हैज बीन टेकन फ्रॉम द पोएम माय मदर एट 66 कंपोज्ड बाय कमला दास। आपको बाकी वाली अदर चीजें लिखने की जरूरत नहीं है, यदि आपको याद नहीं होता है तो आप इतना सा लिख दोगे तो भी आपका स्कोर आ जाएगा, वो आपके ऊपर डिपेंड है। इसके बाद में देखिएगा कॉन्टेक्स्ट। कॉन्टेक्स्ट क्या होता है कि ये जो ऊपर दिया हुआ स्टेंजा है ये आपको क्या बता रहा है, इसके बारे में कवयित्री का बारे में क्या पता चल रहा है, उसने क्या अपने इनडायरेक्टली वो क्या कहना चाहती है। तो कॉन्टेक्स्ट देखते हैं, इसमें लाइनों में क्या कहा गया है, देखिएगा। इन दिस स्टेंजा, इस स्टेंजे में द पोएटेस यानी कवयित्री एक्सप्रेसिव व्यक्त करती हैं, बताती हैं हर सिंपैथी अपनी सहानुभूति, ट्रबल्ड फीलिंग परेशानी भरी भावनाएं। ट्रबल्ड फीलिंग्स का मतलब क्या होता है, परेशानी भरी भावनाएं, जो अपनी परेशानी भरी भावनाएं हैं, ठीक है ना, उसके बारे में वो बताती हैं। एंड हर डीप अटैचमेंट, और उनका एक बहुत ही गहरा रिश्ता या गहरा संबंध फॉर हर एल्ड मदर यानी अपनी बुढ़ी मां के प्रति। तो फिर इतना सही समझेगा तो कि इस स्टेंजे के अंदर कवयित्री अपने मां के प्रति जो गहरी भावना, जो उनका संबंध है, उसके प्रति वो उनको बताती हैं। हु इज सिटिंग, जो बैठी हुई है, बिसाइड हर, उसके पास में, इन एक कार में। कवयित्री और कवयित्री की मां है जो साइड की सीट में वही बैठी है, तो वो मतलब बिल्कुल कोचिन एयरपोर्ट जा रहे हैं। आगे देखिएगा, हर कॉप्स यानी उनका लाश के समान जो चेहरा है, लाइक फेस यानी चेहरा, पेंसर कवयित्री को बहुत ही क्या करता है, पेंस करता है, बहुत ही दर्द देता है, वो इमोशनली बहुत ही दुखी हो गई है अपनी मां के चेहरे को देख के। आगे देखिएगा, एक्सप्लेनेशन पढ़ते हैं। एक्सप्लेनेशन आप बिल्कुल अपनी भाषा में लिखें, जो स्टेंजा आपको दिया हुआ मिलेगा आप उसी को अपनी भाषा में थोड़ा चेंज करके आप वापस लिख दो, ठीक है। तो देखिएगा, आधी लाइनें इसकी आपको स्टेंजे में से मिल जाएगी। इट वाज लाइक फ्राइडे मॉर्निंग, पिछले शुक्रवार की सुबह थी, व्हेन द पोएटेस, जब कवयित्री वाज ड्राइविंग, गाड़ी चलाते हुए, फ्रॉम हर पेरेंट्स होम, अपने माता पिता के घर से, टू कोचिन एयरपोर्ट, कहां जा रही थी, कोचिन हवाई अड्डे। तो सीधे सी लाइन है, यहाँ पे इट क्यों आया, क्योंकि कहीं पर भी डे का नाम होता है, मंथ का नाम होता है, ईयर का नाम होता है, तो उसका प्रोनाउन हमेशा क्या आता है, इट आता है। तो कवयित्री अपने माता पिता के घर से कहां जा रही है, कोचिन एयरपोर्ट जा रही है। हर मदर वाज सिटिंग, उनकी मां बैठी हुई थी, बिसाइड हर, उनके पास में, इन द कार यानी कार में, और मां है जो उसके पास में बैठी हुई थी। हर मदर, उनकी मां, वाज डॉजिंग, क्या करी थी, पास में बैठी हुई, डॉजिंग करी थी, झपकियां ले रही थी या किसी नींद में सो रही थी, आंखें कभी बंद हो जाती कभी खुल जाती। एंड हर माउथ वाज ओपन, और उसका मुंह कैसा था, खुला था। ड्यू टू यानी कारण, हर ओल्ड एज यानी उसकी बुढ़ापे की उम्र के कारण उनका मुंह भी थोड़ा क्या हो रहा था, खुल रहा था, आधा खुला था, कभी बंद हो जाता, आपने ऐसा देखा भी होगा। हर कलरलेस फेस, उनका रंगीन चेहरा, जिस चेहरे के अंदर कोई भी चमक दमक नहीं होती है, रेडिएंट नहीं होती है, तो उसको बोला जाता है रंगीन चेहरा। रंगीन चेहरा या फीका पड़ा हुआ उसका चेहरा, लुक्ड यानी दिखता था, लाइक द अर्थ यानी राख के समान, ऑफ ए कॉप्स का मतलब क्या होता है, लाश, कि एक लाश की जो राख होती है ना, उसके समान उनका मां का जो फीका पड़ा हुआ चेहरा दिख रहा था। The poet was pained, और कवयित्री बहुत ही क्या हो गई, दुखी हो गई, to see यानी देखकर, her mother's यानी अपनी माँ का कंडीशन का मतलब होता है ऐसे हालात, और वो अपनी माँ की ऐसे हालात देख के बहुत ही क्या हो गई, दुखी हो गई। यदि आपको ये लाइन याद नहीं रहे तो आप इसको यहाँ से क्या कर सकते हो, रिमूव कर सकते हो, कोई आपके नंबर नहीं कटेंगे, तो आपको अच्छा लगे तो हटा सकते हो, नहीं तो ऐड कर सकते हो। फिर देखिएगा, सी रियलाइज, उन्होंने महसूस किया, दैट की हर मदर, उनकी मां, वुड नॉट लिव लॉन्ग, लिव लॉन्ग का मतलब है अब ज्यादा जीवित नहीं रहेगी उसकी मां, क्योंकि उसकी मां की जो एज है वो क्रिटिकल एज आ चुकी है, एडवांस लेवल की एज आ चुकी है, तो अब वो ज्यादा दिनों की मेहमान नहीं है। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए आगे वाले स्टेज में क्या कह रहा है। अब कवयित्री की मां पास में बैठी थी
और उसको देख के वो बार बार उसके बारे में सोचती है, तो थोड़ा उनको दुख होता है कि भाई अब ज्यादा दिन तक मेरी माँ मेरे साथ रहने वाली नहीं है। तो कवियत्री ने क्या है कि गाड़ी की खिड़की के बाहर देखा, तो बाहर का दृश्य क्या था उसका अपन यहाँ वर्णन कर रहे हैं। बट लेकिन सोन यानी शीघ्र ही पुट दैट थॉट अवे, पुट अवे का मतलब होता है बेटा हटाना, थॉट का मतलब क्या होता है बेटा विचार। तो लेकिन कवियत्री ने शीघ्र ही उस विचारों से अपने ध्यान को क्या किया, हटाया। कौन से विचार? जो कवियत्री की माँ पास में बैठी थी उसको देख के बार बार उनको दुख हो रहा था कि भाई मेरी माँ अब ज्यादा दिनों की मेहमान नहीं है, तो उसको देख देख के उनको बार दुख हो रहा था। तो उस विचारों से उसने अपना ध्यान को क्या कर दिया, डाइवर्ट कर दिया, मतलब गाड़ी के अंदर नहीं देखा और खिड़की से बाहर देखना शुरू कर दिया। एंड लुक्ड आउट, और उसने बाहर देखा। कहाँ देखा? खिड़की से बाहर देखा। तो बाहर क्या दिखाई दे रहे थे? देखो, एक तो यंग ट्रीज, बाहर उसको क्या दिखे बेटा? यंग ट्रीज यानी पौधे दिखे। स्प्रिंटिंग, स्प्रिंटिंग का मतलब होता है बेटा रनिंग फास्ट। स्प्रिंटिंग का मतलब क्या होता है? रनिंग फास्ट। कहने का मतलब उसने चेहरा देखा, नहीं सॉरी उसने पैर देखे और वो क्या कर रहे थे बेटा? तेजी से दौड़ रहे थे। ऐसा क्यों? क्योंकि ये एक नेचुरल है कि आप कभी भी फर्स्ट ड्राइविंग व्हीकल से यात्रा करते हो तो आपको ऐसा लगता है कि आप आगे जा रहे हो और पेड़ पौधे पीछे पीछे चल रहे हैं स्पीड से, ठीक है ना। तो उसने देखा कि जो पौधे थे वो तेजी से दौड़ रहे थे। तब मेरी चिल्ड्रन, मेरी चिल्ड्रन का मतलब होता है हैप्पी। मैरी का मतलब क्या होता है? हैप्पी। हैप्पी का मतलब क्या होता है? खुश या प्रसन्नचित या आनंदित। कि जो खुश बच्चे थे, प्रसन्नचित मुद्रा में जो बच्चे थे, स्प्लिंग आउट, वो बाहर आ रहे थे। स्प्लिंग आउट का मतलब क्या होता है? कमिंग आउट। स्प्लिंग आउट का मतलब क्या होता है? कमिंग आउट। वो बच्चे क्या कर रहे थे बेटा? बाहर आ रहे थे ऑफ देयर होम्स, अपने घरों से। तो ये बाहर का दृश्य है। जब कवियत्री ने खिड़की के बाहर देखा तो उनको दो चीजें दिखी। एक तो क्या दिखी बेटा? वो पेड़ दिखे जो तेजी से क्या कर रहे थे? दौड़ रहे थे। सेकंड क्या दिखे? कुछ बच्चे दिखे जो अपने घरों से क्या कर रहे थे? बाहर आ रहे थे। तो अब सुनिएगा, खिड़की के सॉरी मतलब कार के अंदर जो दृश्य था वो बहुत ही पेनफुल था, लेकिन बाहर का जो दृश्य था बिल्कुल इनके क्या था? एकदम विपरीत था। तो कवियत्री ने यहाँ पे एक कॉन्ट्रास्ट किया है। क्या किया बेटा? कॉन्ट्रास्ट। कॉन्ट्रास्ट का मतलब क्या होता है? विरोधाभास। कहने का मतलब अंदर का दृश्य तो था एक लाइफ की एंडिंग की ओर, और बाहर का जो दृश्य था एक तो पौधों का तेजी से दौड़ना, एक खुश बच्चों का घरों से बाहर निकलना। ये दोनों अपने जिंदगी की क्या कर रहे थे? शुरुआत कर रहे थे। दोनों की यूथ अवस्था थी और अंदर की जो अवस्था थी वो एक ओल्ड स्टेज का एंडिंग पॉइंट था। तो दोनों के अंदर इन्होंने कॉन्टेक्स्ट किया है, विरोधाभास बताया है कि अंदर बैठी माँ की जिंदगी का तो क्या हो रहा था? सूर्य अस्त हो रहा था, लेकिन बाहर वाली चीजों की जिंदगी की क्या हो रही थी? शुरुआत। और वैसे आप प्यारे में जाए तो पेड़ पौधे कभी तेजी से नहीं दौड़ते हैं। यहाँ पे पर्सोनिफिकेशन एक लिटरेरी डिवाइस यूज हुआ है। पर्सोनिफिकेशन का मतलब क्या होता है? जैसे अपन कोई भी ह्यूमन बीइंग से कोई निर्जीव चीज की तुलना करते हैं, जैसे पेड़ पौधे कभी नहीं दौड़ते। दौड़ने का वर्ड किसके लिए यूज होता है? ह्यूमन बीइंग्स के लिए। अब देखिएगा इसका कॉन्टेक्स्ट। कॉन्टेक्स्ट का मतलब है कि इन चार लाइनों में क्या बात बताई गई है वो यहाँ पे देखते हैं, और आपको चिंता करने की जरूरत नहीं। कॉन्टेक्स्ट भी मैंने ज्यादातर इसी के अंदाज पे लिखा है ताकि आपको ज्यादा लर्न करने की नीड ना पड़े। तो देखिएगा, इन दिस स्टेंजा द पोएटेस एंड कवियत्री सेज दैट एंड कहती हैं ऑन सीइंग एंड देखकर द यंग चिल्ड्रन, उन युवा बच्चों को या उन छोटे छोटे बच्चों को स्पेलिंग आउट, जो बाहर निकल रहे थे ऑफ देयर हाउसेज, अपने घरों से। तो कवियत्री कह रही हैं कि जब मैंने उन बच्चों को देखा जो अपने घरों से क्या कर रहे थे? बाहर निकल रहे थे। The painful thoughts, and वो एक दर्द भरा जो विचार आ रहे थे जो माँ को देख के पास अवे, इनको गुजर गए या उसके दिमाग से बाहर निकल गए। फ्रॉम हर माइंड का मतलब होता है कवियत्री के दिमाग से, कि जो एक दर्दनाक जो तस्वीर उसके दिमाग में थी माँ की, जैसे उन्होंने बाहर बच्चों को देखा तो वो दर्दनाक तस्वीर है जो उसके दिमाग से क्या हो गई? हट गई, और बिल्कुल उनका दिमाग क्या हो गया? थोड़ा चेंज हो गया। देखते हैं एक्सप्लेनेशन में क्या है। द पोएट यानी कवियत्री वांट्स यानी चाहती है टू ड्राइव अवे। ड्राइव अवे का मतलब होता है दूर करना या हटाना। ऑल द नेगेटिव थॉट्स, सभी नकारात्मक विचार ऑफ हर माइंड, अपने दिमाग से। तो कवियत्री अपने दिमाग से सभी तरीके के जो नकारात्मक विचार हैं उनको क्या करना चाहती है? ड्राइव अवे करना चाहती है, हटाना चाहती है या उनसे दूर होना चाहती है। Therefore, इसीलिए
सी लुक्स, वो देखती है आउटसाइड यानी बाहर, इसलिए वो कहाँ देखती है, बाहर देखती है खिड़की से। द पोएट सीज, कवियत्री देखती है द फर्स्ट रनिंग ट्री, तेज दौड़ते हुए पौधों को देखती है। एंड हैप्पी चिल्ड्रन, और खुश बच्चों को देखती है, आनंदित बच्चों को देखती है। हु आर कमिंग आउट, जो बाहर आ रहे हैं ऑफ देयर होम्स, अपने घरों से, और वो बच्चे अपने घरों से क्या हो रहे हैं बेटा, बाहर आ रहे हैं, उनको वो देख रही हैं। द यंग स्प्रिंटिंग ट्रीज, यंग का मतलब होता है युवा, और स्प्रिंटिंग ट्रीज का मतलब होता है तेज दौड़ते हुए पौधे। ये लाइन अंडरलाइन कर देना, इंपॉर्टेंट है कि जो तेज दौड़ते हुए जो पौधे हैं, सिग्निफाई यानी ये प्रतीक हैं एनर्जेटिक एक्शन, एक ऊर्जावान कार्य के, ऑफ द यूथ यानी युवा अवस्था के। और जो ये तेज दौड़े जो पौधे हैं ना, ये युवा अवस्था के ऊर्जावान कार्य के क्या है, प्रतीक है। नेक्स्ट वर्ड के अंदर इनका एक सवाल आया था, इसका मतलब सी रियलाइज, वो महसूस करती हैं द नेचुरल प्रोसेस, एक जो स्वाभाविक प्रक्रिया होती है ऑफ एजिंग, वर्थ होने की या बुढ़ापे की, तो उसका वो यहाँ पे क्या कर रही है, वर्णन कर रही है। एज वेल एज, और साथ में द हैप्पी वर्ल्ड, एक खुशनुमा जो संसार है, किनका, एक तो उन बच्चों का और एक उन किनका, पेड़ों का, जो अपनी जिंदगी की क्या कर रहे हैं, शुरुआत। इनडायरेक्टली कवित्री यही कह रही है कि माँ की जिंदगी का तो एंडिंग हो रहा है और उनकी जिंदगी का क्या हो रहा है, शुरुआत। इस स्टेंजे को मार्क कर दो पोएट के अंदर, ये वेरी 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 इंपॉर्टेंट है, अच्छी तरीके से इसका रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट प्रिपेयर कर लेना। इफ गॉड विल, भगवान की इच्छा हुई तो ये 100% इस बार आपका रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट में पूछा जाएगा और बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अच्छी तरीके से इनको याद कर लेना। तो शुरू करते हैं। अब क्या होता है, एयरपोर्ट पे पहुंच गई है कवियत्री अपनी माँ के साथ, या दोनों पहुंच गई हैं, और आपको पता है कि जैसे अपन प्लेटफॉर्म पे पहुंचते तो पहले हमारी सिक्योरिटी चेक होती है, कहने का मतलब जो लगेज होता है वो चेकिंग होता है, उसके बाद में प्लेटफॉर्म पे एंट्री दी जाती है। तो देखिएगा वो कवित्रियां बता रही हैं, बट यही लेकिन आफ्टर द एयरपोर्ट्स, एयरपोर्ट्स का मतलब होता है हवाई अड्डे पे सिक्योरिटी चेक, सुरक्षा जांच। सिक्योरिटी चेक का मतलब क्या होता है, सुरक्षा जांच, कि अब आप हवाई अड्डे एयरपोर्ट पे पहुंच गई हैं और वहां पे उसकी क्या हुई, सुरक्षा जांच हुई। सुरक्षा जांच का मतलब ये होता है कि कवियत्री की माँ तो गाड़ी के अंदर ही बैठी थी सीट पे, लेकिन कवियत्री थोड़ी साइड हो गई, माल का चेकिंग हो रहा था, तो वो कह रहे हैं कि वहां पे सिक्योरिटी चेक के बाद हवाई अड्डे पर सिक्योरिटी चेक हो गए, उसके बाद स्टैंडिंग इन, वो खड़ी थी a few yards, इन कुछ कदम, अवे का मतलब क्या होता है, दूर। तो कवियत्री कुछ कदम दूर क्या थी, खड़ी थी। आई लुक, आई कौन है यहाँ पे, पोएटेस, कौन है, पोएटेस, चाहे पोएट लिखो चाहे पोएटेस लिखो, ऐसा कोई इश्यू नहीं है, क्योंकि कवियत्री के लिए दोनों वर्ड आप यूज कर सकते हैं। आई लुक, मैंने देखा, अगेन यानी दोबारा, एट हर, हर यहाँ पे कौन है, मदर, कौन है, मदर, तो फिर उसने अपने माँ की ओर देखा। सिक्योरिटी चेक सुरक्षा जांच हो गई हवाई अड्डे पे, कुछ कदम दूर खड़ी थी गाड़ी से दूर, तो उसने फिर अपनी मां की ओर देखा। वैन का मतलब क्या होता है, रंगहीन, वैन का मतलब क्या होता है, कलरलेस, रंगीन, तो फिर अपनी मां की ओर देखा तो उसका चेहरा कैसा दिख रहा था, वैन यानी रंगीन। पैर का मतलब पीला पड़ा हुआ, उसके अंदर कोई चमक दमक नहीं थी। एज यानी जैसे, ए लेट विंटर्स मून, जैसे कौन होता है, लेट विंटर्स मून का मतलब होता है गुजरता हुआ शरद ऋतु का चंद्रमा। जैसा अभी देख लो आप, दिसंबर का, जनवरी के महीना देख लो आप, दिसंबर और जनवरी और नवंबर में आप देख लीजिएगा कि ज्यादातर चंद्रमा है जो बादलों की ओट में रहता है या कभी धुंध या कोहरे से रहता है, तो उसकी उतनी चमक नहीं होती है जितनी चमक जो गर्मियों में होती है। तो कवियत्री ने कहा कि मेरे माँ के चेहरा और जो गुजरता हुआ शरद ऋतु का जो चंद्रमा होता है, दोनों की कंडीशन एक जैसी है, दोनों के अंदर वो चमक नहीं है जो होनी चाहिए, तो दोनों की कंडीशन एक जैसी है। तो कवियत्री ने अपने माँ के चेहरे की तुलना भी किनसे कर दी बेटा, लेट विंटर मून से। तो देखिएगा यहाँ पर भी एक, इस लाइन के अंदर भी आपका एक लिटरेरी डिवाइस यूज हुआ है, और वो कौन सा डिवाइस है बेटा, सिमिली। कौन सा है आपका, सिमिली। आगे बात समझ में, क्योंकि यहाँ पर भी आपका अभी ऊपर बताया था क्या वर्ड आ गया, एज। तो यहाँ पर कवियत्री ने अपने माँ के चेहरे की तुलना किनसे की है, लेट विंटर मून से। क्यों, क्योंकि शरद ऋतु का जो चंद्रमा होता है उसके अंदर भी कोई चमक दमक नहीं होती है, और माँ के चेहरे के अंदर भी कोई भी चमक दमक नहीं थी। एंड फेल्ट, और फिर उसने महसूस किया, ओल्ड फैमिलियर एक्ट, अपना वो पुराना परिचित दर्द को याद किया।
माई चाइल्ड्स फियर, मेरा बचपन का भय। अब कवियत्री कह रही हैं कि जैसे माँ की ऐसे हालात देखी और उसको ऐसा लगा कि अब मेरी माँ ज्यादा दिनों की मेहमान नहीं है, तो उसको अपना वो पुराना परिचित दर्द याद आ गया। और पुराना परिचित दर्द किसी के लिए क्या होता है? अपना बचपन का भय, माँ के साथ में जो लाड प्यार माँ से मिला था, बचपन में जो उनके साथ समय बिताया था उसकी गोदी में, तो वो पल अब कवियत्री को याद आना शुरू हो गया है। तो वो कह रही है कि मुझे मेरा पुराना जो परिचित पेन था, दर्द था, वो याद आ गया और वो था उसके बचपन का भय। बट लेकिन ऑल आई सेड, मैंने जो कुछ भी कहा, was see you soon अम्मा, जिसका मतलब है कि अम्मा हम जल्दी से एक दूसरे से फिर मिलेंगे। see you का मतलब होता है मिलना, कि हम एक दूसरे से फिर मिलेंगे बहुत ही जल्दी। तो वो कवियत्री अपनी माँ को ऐसा पैशन देने बता रही है कि माँ हम एक दूसरे से फिर वापस जल्दी से मिलेंगे। और इनडायरेक्टली वो अपना जो दर्द है उनको छिपाने की कोशिश कर रही है, माँ से सेपरेट हो रही है वो बिल्कुल। अब ऑल आई डिड, जो कुछ भी मैंने किया, was smile and smile and smile, और आखिरी तक वो अपने माँ से सेपरेट हो जाती हैं और जो कुछ भी है वो अपने चेहरे पे मुस्कुराती हैं। और वो कह रही है कि मैंने और कुछ भी नहीं किया, केवल मैं 3 बार क्या करती हूँ, मुस्कुराती हूँ, या उसके चेहरे पे स्माइल रहती हैं। और वो इनडायरेक्टली अपनी माँ से अपने दर्द को छिपाने की क्या कर रही है, कोशिश। और यहाँ पे देखो स्माइल स्माइल और स्माइल, ये आपका रिपीटेशन है। क्या है आपका? रिपीटेशन है। तो ये भी एक लिटरेरी डिवाइस होता है, रिपीटेशन। अब शुरू करते हैं इसका कॉन्टेक्स्ट। एट द एयरपोर्ट इन हवाई अड्डे पर सी अगेन लुक्स, वो एक बार फिर देखती हैं, एट पेल यानी पीला, फेस यानी चेहरा। पीले चेहरे का मतलब है जिस चेहरे के अंदर कोई चमक नहीं है, रेडिएंट नहीं है, उसको बोला जाता है पीला चेहरा। तो वो अपने माँ के पीले चेहरे को देखती हैं। एंड सी फील्स, और वो महसूस करती हैं, द ओल्ड फेमिलियर एक, अपना पुराना परिचित दर्द ऑफ चाइल्डहुड, बचपन का, इनर हार्ट का मतलब होता है अपने दिल में। तो वो अपने माँ का ऐसा चेहरा देख के उनको अपना पुराना जो परिचित दर्द है वो याद आ जाता है और वो दिल में ऐसा महसूस करती हैं। और सी ट्राइड, फिर वो कोशिश करती हैं, ट्राई का मतलब क्या होता है, कोशिश, फिर वो कोशिश करती हैं टू हाइड हर, छिपाने का, इनर पेन। इनर पेन का मतलब है जो उसका आंतरिक जो दर्द था, जो कैट थी, जो पीड़ा थी माँ के बिछुड़ने, माँ से बिछुड़ने की, तो वो उनको छिपाने की कोशिश कर रही हैं फ्रॉम हर एजिंग मदर। एजिंग मदर का मतलब है अपनी बुढ़ी माँ से उस दर्द को वो छिपाने की क्या कर रही है, कोशिश कर रही है। आगे देखिएगा एक्सप्लेनेशन। द पोएट वाज एट द कोचिन एयरपोर्ट। अब कवियत्री कहाँ थी? कोचिन एयरपोर्ट पे थी, कोचिन हवाई अड्डे पे थी। वेटिंग, इंतजार कर रही थी, टू बोर्ड। बोर्ड का मतलब क्या होता है? हवाई जहाज में चढ़ने का, या हवाई जहाज में यात्रा का वो वेट कर रही थी उसमें चढ़ने का। द प्लेन का मतलब क्या होता है? हवाई जहाज। तो अब कवियत्री कोचिन एयरपोर्ट पे प्लेन के आने का वेट कर रही है और उसमें चढ़ने का वेट कर रही थी, इंतजार की भाई कब प्लेन आएगी और उसको प्लेन के अंदर टेक ऑफ, उड़ान भरनी है। आफ्टर द सिक्योरिटी चेक, सुरक्षा जांच के बाद, शी लुक्ड एट, उसने देखा, हर मदर फेस, अपने माँ का चेहरा, अगेन, दोबारा। और एक बार फिर सिक्योरिटी चेक, सिक्योरिटी चेक के बाद उसने अपने माँ के चेहरे की ओर देखा। शी लुक्ड, उसने देखा, पेल यानी पीला, एंड कलरलेस फेस यानी एक रंगीन चेहरा, और उसने अपनी माँ का एक रंगीन चेहरा देखा। लाइक द मून, जैसे कौन होता है? चंद्रमा। ऑफ द लेट विंटर का मतलब होता है गुजरता हुआ शरद ऋतु, कि जो गुजरती हुई जो शरद ऋतु होती है और उसका जो चंद्रमा होता है, उस चंद्रमा के अंदर कोई भी चमक नहीं होती है। तो उसी प्रकार उसने अपनी माँ का भी पीला और रंगीन चेहरा देखा, क्योंकि दोनों की कंडीशन एक जैसी थी। चंद्रमा के अंदर भी कोई चमक नहीं होती है और माँ के चेहरे के अंदर भी कोई चमक नहीं थी। और इनडायरेक्टली जैसे ये जो विंटर है ना, ये विंटर किसका प्रतीक होता है? डेथ का प्रतीक होता है। किसका प्रतीक होता है? मौत का प्रतीक होता है। तो कहने का मतलब इनडायरेक्टली वही बात चल रही है कि उसकी माँ अब मृत्यु के नजदीक थी, बहुत ही कम समय की मेहमान रही थी। एट दैट टाइम, उसी समय, सी फेल्ट, उसने महसूस किया, हर ओल्ड फेमिलियर एक, वो अपना पुराना परिचित दर्द महसूस किया, ऑफ चाइल्डहुड, बचपन का, इनर हार्ट, अपने हृदय में। और फिर उसने अपने हृदय में वो पुराना जो परिचित दर्द था माँ के खोने का, वो दर्द अपने आप में महसूस किया। बट लेकिन सी ओनली बेड, केवल उसने कहा, बेड का मतलब क्या होता है यहाँ पर? कहना। केवल उसने कहा गुड बाय एंड अलविदा
टू हर यानी उसे, अम्मा यानी अम्मा। लेकिन आखिरी कर उसने केवल अपनी माँ को अलविदा कहा एंड विश टू, और उन्होंने विश की, इच्छा व्यक्त की टू सी हर अगेन, बहुत ही जल्दी हम एक दूसरे से वापस मिलेंगे, ऐसे उन्होंने विश की या इच्छाएं प्रकट की। शी डिड नथिंग, उसने कुछ भी नहीं किया, बट का मतलब होता है सिवाय या अलावा। स्माइलिंग एंड स्माइलिंग अगेन, कहने का मतलब आखिरी कर उसने बार बार मुस्कुराने के सिवा कुछ भी नहीं किया। वो 3 बार मुस्कुराती हैं और अपनी माँ से क्या हो जाती हैं, जुदा हो जाती हैं, सेपरेट हो जाती हैं, वो अपने चली जाती हैं, मतलब एयरपोर्ट से, मतलब हवाई जहाज में, और माँ से सेपरेट हो जाती हैं। तो ये थी आपकी पॉइंट। तो सबसे इंपॉर्टेंट और फाइनली ईश्वर ने चाहा तो ये पॉइंट के अंदर आपकी फाइनली स्टेंजा आएगा। अब मैं आपको एक नई चीज और बता रहा हूँ, क्रिटिकल नोट्स, जो स्पेशली स्कूलों में नहीं बताया जाता है, ठीक है ना, और बताना नहीं बताना वो सब टीचर के ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन मैं आपको एक चीज बता रहा हूँ कि आप लिखो तो बेस्ट है। यदि मान लो आप रेफरेंस, कॉन्टेक्स्ट और एक्सप्लेनेशन लिखा और इसमें कोई कमी पेशी रह गई, तो आप एग्जामिनर को इंप्रेस करने के लिए एक छोटा सा और टाइटल डाल देना, क्रिटिकल नोट्स। क्रिटिकल नोट्स का मतलब है कि इस स्टेंजे के अंदर समरी क्या लाइन थी, इस पॉइंट के अंदर समरी क्या चीज है, जो वो अपनी भाषा के अंदर अपन लिख सकते हैं। तो आप ज्यादा कुछ ना लिखो, तो सिर्फ इसका एक पॉइंट याद कर लेना, ये पॉइंट आप जरूर लिख देना, क्रिटिकल नोट्स डाल के एक पॉइंट लिख देना कि द लैंग्वेज ऑफ द पोएम, कि इस कविता की जो भाषा है इज लूसिड। लूसिड का मतलब क्या होता है, एकदम स्पष्ट है, कहने का मतलब एकदम साफ सुथरी है, स्पष्ट है, समझ में आ जाती है, एकदम सीधी सीधी भाषा लिखी है। एंड सिंपल का मतलब क्या होता है, साधारण। तो इनकी जो भाषा है एकदम स्पष्ट और बिल्कुल क्या है, साधारण है, सिंपल है। अब मैं आपको ये बता रहा हूं कि मैंने तीसरा पॉइंट क्या लिखा है कि देयर इज यूज ऑफ लिटरेरी डिवाइसेस, कि इसके अंदर है जो लिटरेरी डिवाइस का प्रयोग हुआ है, कौन सा, सिमिली। तो मैं आपको बता रहा हूं कि यदि आपका ये जो स्टेंजा आए और उस स्टेंजे के अंदर यदि ये लाइनें है तब तो आप इसको लिखे, नहीं तो नहीं लिखे। और इसके ऊपर एक सवाल बन सकता है, यदि ऐसा सवाल पूछ ले कि मतलब व्हाट इमेजेस टच द पोएट यूज टू describe her mother's condition। यदि आपका यह सवाल पूछ ले कि कवयित्री ने अपने मां की जो दशा थी, हालात थी, उसका वर्णन करने के लिए कौन से इमेजेज का प्रयोग किया है, इमेजेज का मतलब कौन सा मतलब होता है, उपमा। क्या होता है, उपमा। तो भी आप ये दोनों लाइनें लिख देना, एक ये लिख देना, एक ये लिख देना, आपका 2 नंबर का सवाल तैयार हो जाएगा। यदि ऐसा सवाल आ जाता है कि भाई व्हाट इमेजेज डज द पोएट यूज टू डिस्क्राइब हर मदर्स कंडीशन, कि अपने मां की दशा का वर्णन करने के लिए उन्होंने कौन से इमेजेज या उपमाओं का प्रयोग किया है, तो आप ये दोनों लिख सकते हो और आपके 2 नंबर का सवाल तैयार हो सकता है। तो प्रिय विद्यार्थियों, ये आपकी पोएम थी। इस वीडियो को उन बच्चों तक जरूर पहुंचाएं जहां पूरे सेशन इंग्लिश की फैकल्टी नहीं थी। मैं आपसे आशा करता हूं, उम्मीद रखता हूं कि आप इस बात को, इस वीडियो को आगे से आगे जरूर शेयर करेंगे। तो सभी प्रियजनों को फिर एक बार राम जी राम, जय गौ माता की। और एक बात और बताना चाहता हूं, आगे देखिएगा कि यदि कोई भी बच्चा बच्ची मान लो इस बुक को पढ़ना चाहे तो ये कोचिंग के अंदर अवेलेबल है और आपके ऊपर कोई फाउंडेशन नहीं है। यदि आपको अच्छा लगे, क्योंकि इसके अंदर पूरे की पूरी कंटेंट डाली हुई है, जिसके अंदर आपको इंपॉर्टेंट क्यूज आंसर भी मिल जाएंगे और पूरे के पूरे लेसन की समरी भी मिल जाएगी। पिछले जो प्रीवियस में जो सवाल आए हैं वो भी मिल जाएंगे कंप्लीट, ठीक है। और जहां कहीं पर भी ब्लैंक पेज है वहां पे आपको डेली यूज सेंटेंसेस भी मिल जाएंगे। यदि आपको अच्छा लगे तो आप इसको जरूर बाय कीजिएगा और अवेलेबल केवल ये कोचिंग के अंदर है, बाकी कहीं पे नहीं है। और रिजल्ट देखोगे आप कोचिंग का लास्ट ईयर का, तो ये आपके सामने रिजल्ट है। ये रिजल्ट की वास्तविकता है। टोटल 68 स्टूडेंट थे, जिसमें 90 के ऊपर 20 हैं, 80 के ऊपर 19 हैं और 70 के ऊपर 18 हैं और 60 के ऊपर 8 हैं। इट्स ऑल आवर रिजल्ट। Thank you so much with anticipation.